हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी 4th क्लास रहेगी और इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे चार्ज एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज़। और उसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि हम 11th क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज वगैरह कर सकते हैं। तो लेट अस सी चार्ज है क्या, हम पढ़ चुके हैं बेसिकली। तो मानिए कि मैंने इस चार्ज को, इस चाक है जो मेरा, इसको मैंने चार्ज करना है। तो चाक को मैं क्या करूं, किसी चीज़ के साथ रब कर दूं। जैसे मैं रब करूंगा तो फ्रिक्शन होएगी, फ्रिक्शन से हीट पैदा होएगी, उस हीट से फोटान पैदा होएंगे और वो फोटान चाक के अंदर भी घुसेंगे और उस बॉडी के अंदर भी घुसेंगे जिसके साथ हम इसको रब कर रहे हैं। तो होगा क्या कि जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और जिसका कम होगा वो लूज़ कर देगा। इट मीन्स कि जिसके साथ हम रब करें वो भी चार्ज हो जाएगी और ये भी चार्ज हो जाएगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वो आपको कंडीशन पता है कि जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो नेगेटिवली हो जाएगी और जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी वो पॉजिटिव और जो गेन करेगी वो नेगेटिव। तो लेट अस से कि मैंने इस चाक को रब कर दिया किसी के साथ। चाक की जगह आप मान लीजिए कि ग्लास रॉड है मेरे पास, इसको मैंने सिल्क के साथ रब कर दिया। तो ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब कर दिया तो ग्लास रॉड मेरा पॉजिटिव हो गया। ये अब पॉजिटिव हो चुका तो मैं ग्लास रॉड के साथ और कोई चीज़ लेके आया, और कोई बॉडी लेके आया कि जिसका कि चार्ज क्या था, 0। अब इसका चार्ज तो 0 नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव हो चुकी है। तो जनाब ये क्या करेगी, इसमें इंडक्शन कर देगी। जैसे इंडक्शन कर देगी, इंडक्शन आपको पता है, तो नेगेटिव इधर कर देगी, पॉजिटिव इधर कर देगी। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव इधर कर देगी, उसके बाद क्या करेगी, ये इसको खींच लेगी इसकी तरफ, अपनी तरफ। यानी कहानी क्या बनी कि चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के अंदर पहले इंडक्शन करेगी, इंडक्शन करके उसे खींच लेगी। कंडीशन एक कि इसका मास बड़ा छोटा होना चाहिए, ठीक है जी। ये मास इसका बहुत छोटा होएगा तो तभी इसके साथ चिपक जाएगी बाय न्यूटन का सेकंड लॉ F इक्वल टू ma। अगर ये इसका मास बहुत ज़्यादा होएगा तो जो फोर्स होगी शायद वो इसमें एक्सेलरेशन पैदा ना कर पाए, जिसके करके ये इसके साथ चिपक ना पाए। तो ग्लास रॉड ने इसको खींच लिया, न्यूट्रल बॉडी को खींच लिया। और केस ले लेते हैं कि मानिए कि ये हमारे पास ग्लास रॉड है, ये मेरे पास ग्लास रॉड है जिसका नाम A है। तो इसको सिल्क के साथ रब किया तो जनाब ये पॉजिटिव हो गई। फिर मैंने एक और ग्लास रॉड ली, उसको भी सिल्क के साथ रब किया और वो भी पॉजिटिव हो गई, ठीक है जी। अब इस केस में क्या होगा, ये ग्लास रॉड सिल्क के साथ रब की, अलग बात। इस ग्लास रॉड को भी सिल्क के साथ रब किया, अलग बात। फिर इस ग्लास रॉड को इसके पास लाया, उस केस में क्या करेगी, ये ग्लास रॉड इसको रिपेल कर देगी, ठीक है जी। इसको धक्का मार के पीछे खींच देगी। अब तीसरी बात, 2 केस हो गए। तीसरी बात ये कि मानिए कि मेरे पास एक ग्लास रॉड है, ये मेरे पास एक ग्लास रॉड है, इसको मैंने सिल्क के साथ रब कर दिया तो ये पॉजिटिव हो गई, ठीक है जी। अब इस ग्लास रॉड को B मान लो। तो ये मानो मेरे पास ग्लास रॉड A है, इसको सिल्क के साथ रब किया। और ये मानो कि मेरे पास प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक की कोई रॉड है, इसको फर के साथ रब किया। इसको ग्लास रॉड को सिल्क के साथ और प्लास्टिक रॉड को फर के साथ रब किया तो ये नेगेटिव हो गई। अब के केस में क्या हुआ कि ये इसे खींच लेगी, ठीक है जी। अब जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो इसका वर्क फंक्शन कम रहा होगा तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए होंगे। इट मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन बाहर गए होंगे, ठीक है जी। तो इसको प्लास्टिक रॉड को मैंने फर के साथ किया तो इसका मतलब फर ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे, ठीक है जी। तो ये नेगेटिव होगी, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब इन दोनों को पास लाए तो ये इसको खींच लेगी क्योंकि अपोजिटली चार्जेस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज बॉडी है वो अपोजिटली चार्ज बॉडी को भी खींचती है और जो चार्ज बॉडी है वो न्यूट्रल को भी खींचती है और जो चार्ज बॉडी है सेम चार्जेस वाली को धक्का मारती है। अब एक केस तो ये आ गया ग्लास रॉड वाला। आप प्लास्टिक रॉड वाला भी लिख सकते हैं कि ये मेरे पास कोई प्लास्टिक रॉड है, इसको मैंने फर के साथ रब किया तो ये नेगेटिव होगी। तो एक और प्लास्टिक रॉड है, इसे A मान लीजिए और इसे
इस दूसरी को आप B मान लीजिए, इसे B मान लीजिए, ठीक है जी। तो प्लास्टिक रॉड है, ये भी प्लास्टिक रॉड है, इसको भी फर के साथ किया तो ये भी नेगेटिव होगी, ठीक है जी। तो अब के केस में क्या होगा, ये इसे धक्का मार के इधर कर देगी। इट मीन्स अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इसको इलेक्ट्रॉन मिले होंगे। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, ठीक है जी, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए होंगे, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन बाहर गए होंगे, ठीक है, इसके भी बाहर गए होंगे, ठीक है जी, इसके भी बाहर गए होंगे, ठीक है जी। तो हमने क्या देखा, इस ग्लास रॉड को जब हमने सिल्क के साथ रब किया, ये पॉजिटिव होगी तो इसने न्यूट्रल को खींचा। फिर दो ग्लास रॉड ली, दोनों को सिल्क के साथ रब किया और दूसरी को उसके पास लाए तो उसने उसको धक्का मार दिया। फिर हमने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया, दूसरी प्लास्टिक रॉड ली, उसको फर के साथ रब किया, तो हमने क्या देखा, ग्लास रॉड पॉजिटिव हो गई और प्लास्टिक रॉड नेगेटिव हो गई। जब फर के साथ किया तो दोनों को पास पास लाए तो वो खींचने लगी। तो फिर हमने प्लास्टिक रॉड ली, दूसरी भी प्लास्टिक रॉड ली, उसको भी फर के साथ रब किया, इसको भी फर के साथ रब किया, हमने देखा कि ये रिपेल करने लगे। तो हुआ क्या, चार्ज क्या हुआ, एक इसकी प्रॉपर्टी होगी बॉडी की, इसकी 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 और इसकी इसकी इसकी, इस सभी की एक प्रॉपर्टी होगी, इसके अंदर की प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, इसके अंदर की प्रॉपर्टी क्या है, जहाँ तो दे दिए जहाँ ले लिए और कोई खास नहीं है। फिर वो वर्क फंक्शन ये वगैरह वगैरह आपको पता है। तो इट इज द इंट्रिंसिक, इसके अंदर की प्रॉपर्टी जिसके करके ये पास बड़ी चीजों को या तो खींचता है या धक्का मारता है। या क्या करता है, इस केस में भी क्या करेगा, खींचेगा, और इस केस में क्या करेगा, धक्का मारेगा, इस केस में क्या करेगा, धक्का मारेगा, इस केस में खींचेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, इट इज द इंट्रिंसिक, अंदर वाली प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू which it attracts or repels the other bodies placed nearby it, nearby it। यानी कि ये क्या है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, बॉडी ये इसके अंदर की प्रॉपर्टी, इसके अंदर की, इसके अंदर की, जिसके करके ये पास पड़ी चीज़ों को खींचता है या फिर क्या करता है, रिपेल करता है। क्या करता है जी, अट्रैक्ट करता है, या फिर क्या करता है जी, रिपेल करता है। एक बात और याद रखिएगा, चार्ज बॉडी न्यूट्रल को भी खींचती है और अपोजिटली चार्ज बॉडी को भी खींचती है, और सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो देन कम्स जनाब, ये क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी है जी स्केलर। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि क्वांटिटीज़ हमारे पास दो किस्म की हैं, एक स्केलर और वेक्टर। स्केलर वो होती है जिसका खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, और वेक्टर वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके यूनिट्स कैसे होंगे, हम इनको मेजरमेंट किस में करेंगे। जब यूनिट की बात करें तो इसके दो बनेंगे, एक SI और एक CGS। SI में इसके यूनिट रहेंगे कूलम, और CGS में रहेंगे इसके यूनिट स्टैट। ठीक है जी। तो उसके बाद इसकी छोटी सी एक और बात है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या रहेगा, वो भी देख लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है जी। तो डायमेंशनल फार्मूला, अब हमें एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि जो चार्ज है ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। शायद आपने 11वीं क्लास में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी होंगी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। फिर उसके बाद एंगल्स थे आपके, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल।
ठीक है जी। तो वो उनमें से चार्ज कहीं पे भी नहीं था, वहाँ करंट थी। तो करंट किसके बराबर है, इसका डायमेंशन फार्मूला जब निकालें तो करंट होती है जी Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो Q हमारे पास आएगा जी IT। अब अगर आप डायमेंशन फार्मूला देखें 11th क्लास में, जब हम 11th क्लास चूज़ करेंगे तो वहाँ पे आप डायमेंशन फार्मूला देख लीजिएगा। तो करंट का डायमेंशन फार्मूला होता है जी A और टाइम का होता है जी T। तो इसको जब MLT की शेप में लिखेंगे तो वो हमारा बनेगा M0 L0 T और A, क्योंकि एनीथिंग जिसकी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे A और T है, हम MLT की शेप में जब बनाएं M0 यानी ये भी 0, L0 ये भी सॉरी M0 तो ये भी 1, L0 तो ये भी 1, T और A हमारा आ गया। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला। then comes इसकी प्रॉपर्टीज। What are the basic properties of charge? Let us see. Basic properties of charge. Basic properties of charge. इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है जी। नंबर 2, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एडिशन ऑफ चार्ज लिखिए, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर लिख लीजिए। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कंजर्वेशन मैंने बाद में रखा वो इसलिए क्योंकि मेरे को पता है वो लेंथ ही चलेगा, तो उसको हम अगर थोड़ा टाइम मिला तो इसी क्लास में, नहीं तो उसे हम अलग से देख सकते हैं। नंबर 3, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जहाँ फिर लिख सकते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, ये थोड़ी दिक्कत बनती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में टेबल पढ़े होंगे, 2 का टेबल, 3 का टेबल। चलो आज फिर से हम थोड़ा सा टेबल पढ़ते हैं, 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 1 दा 2, 2 2 का 4, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8। ये तो बहुत अच्छा है, आपको पता है सभी को, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, हम बचपन से करते आ रहे हैं। मगर काम की चीज़ देखिए इसमें क्या है, ये जो नंबर आए ना 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इनको क्या बोलते हैं कि ये नंबर जो हैं इंटीग्रल मल्टीपल हैं। दीज आर इंटीग्रल मल्टीपल्स। इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं किसके हैं, ये 2 के। इसी तरीके से अगर मैं 3 का टेबल लिखता हूँ तो 3 1 दा 3, 3 2 का ये जनाब 6 और ये 9 एंड सो ऑन। तो ये जो हैं ये नंबर जो आते हैं 3 6 9, दीज आर द इंटीग्रल मल्टीपल्स। क्या बोलते हैं इनको, इंटीग्रल मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ये किसके मल्टीपल्स हैं, 3 के, ठीक है। ये किसके इंटीग्रल मल्टीपल हैं, 2 के। क्यों, क्योंकि ये 2 के टेबल में आ रहे हैं। ये किसके इंटीग्रल मल्टीपल हैं, 3 के। क्यों, क्योंकि ये 3 के टेबल में आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और ये जो हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल मल्टीपल, इसका क्या फंडा है। इसका फंडा कुछ नहीं है कि हम कहते हैं जो भी, जैसे मैंने कहा, मैंने इसको किसी के साथ रब किया, इसके ऊपर चार्ज आया, तो चार्ज कितना आया, मैं ये बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर चार्ज कितना आया। इसने जो इलेक्ट्रॉन, अगर पॉजिटिव आया तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए, अगर ये नेगेटिव आया तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए। इसका मतलब है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए और कितने इलेक्ट्रॉन लिए, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि जब इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिए तो इसने जनाब 1 दिए, 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए। इसने
मतलब पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ऐसा नहीं है 1.5 इलेक्ट्रॉन दिया, नो दैट इज नॉट पॉसिबल। 2.5 इलेक्ट्रॉन दिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज जब ये किसी को देगा जब किसी से लेगा तो वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, फ्रैक्शन में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप इसे कोई पूछ ले, भैया आप कितने भाई बहन, आप बोलोगे भैया एक भाई एक बहन, जहाँ 2 भाई 1 बहन। कोई भी बंदा ये नहीं बोलेगा मैं भैया 2.5 बहन और आधा भाई है, जहाँ 2 बहनें हैं और आधा भाई है। दिस इज नॉट रिलायबल। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं जी, हाँ 2.5 लड़की है और 1.5 बॉयज़ हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इट मीन्स आप कौन से फ्लोर में रहते हैं, हम जी 1.5 फ्लोर पे रहते हैं, हमारा जो फ्लैट है वो 2.5 फ्लोर पे है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इट मीन्स ह्यूमन बींग्स आर क्वांटाइज, वो फ्रैक्शन में नहीं होंगे। इट मीन्स ह्यूमन बींग्स आर नॉट क्वांटाइज, फ्लोर्स आर क्वांटाइज, ह्यूमन बींग्स आर क्वांटाइज सॉरी एंड फ्लोर्स आर क्वांटाइज, ठीक है ना। तो इसी तरीके से चार्ज इज क्वांटाइज, जब भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होगा तो वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वो वही बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है कि नहीं। मीन्स जब किसी बॉडी से के ऊपर चार्ज आएगा वो जहां तो 1 ई आएगा, जहां 2 ई आएगा, जहां 3 ई आएगा। अगर 1 ई पॉजिटिव आया तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, अगर 1 ई नेगेटिव आया तो 1 इलेक्ट्रॉन उसने लिया। तो मैं यही इस करके ये टेबल लिख रहा था, क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल है किसके, 3 के, ये इंटीग्रल मल्टीपल है किसके, ई के। चलो लेट अस कि हम बेसिक यूनिट ऑफ जो चार्ज है उसका टेबल लिखते हैं। उसका टेबल कैसा आएगा हमारे पास, चलो लिखते हैं। E1 दा E2 का 2E, E3 का देखो 3E, E4 का 4E और E5 का 5E, ठीक है जी। तो ये मैं क्या बोलूं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसके, E। दीज आर द इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल किसके जी, E। व्हाट इज E आपको पता है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। व्हाट इज E, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, उसकी वैल्यू क्या है जी, वेयर E इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, वेयर E इज बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, वही 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अभी हमने बता दिया कि चार्ज का यूनिट कूलम, तो ये कूलम वही। तो इसका मतलब है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा वो इतना होगा। जब हम किसी से रब करेंगे तो जहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, जहाँ 3 जाएंगे, जहाँ 4 जाएंगे, जहाँ 5 जाएंगे, जहाँ 1 आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे जी, ठीक है जी। तो कभी ऐसा नहीं होएगा कि 1 पॉइंट, जब हमने किसी को किसी के साथ रब किया तो 1.5 ई किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, जहाँ 2.5 ई किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए। दीज आर नॉट पॉसिबल, दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जब हम इसे लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज means it means that total चार्ज आने बॉडी, जहाँ नेट चार्ज लिख लीजिए, नेट चार्ज आने बॉडी, या यूं कर लीजिए नेट चार्ज, जहाँ टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल किसका, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये है जी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट इज क्यों, किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आया इज इक्वल टू ±NE, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, E आ गया बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, और N इज द नंबर। N की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है जी, N की वैल्यू 1 से 2 से 3 से 4 और 5 और ये ऐसे ऐसे। और प्लस माइनस का मीनिंग क्या हुआ, प्लस माइनस का मीनिंग वही है जी, अगर इसने दे दिए तो +N नहीं, अगर ले लिए तो -N नहीं, और कोई खास बात नहीं है। तो क्या टोटल चार्ज आने बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल है, ये N नहीं, ये देखिए E 2E 3E, ठीक है जी। ये मानिए ये 1 नहीं है ना, तो यूं मानिए ये बन गया आपका NE,
ये देखिए ये क्या बन गया आपका Ne। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5। तो जाने के किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो Ne होगा जब हम उसको किसी के साथ रब करेंगे। तो वो जो चार्ज होगा वो क्वांटाइज का मीनिंग है कि उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे जहाँ उससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो फ्रैक्शन में नहीं होंगे, वो टोटल जो कंप्लीट जाएंगे। तो चार्ज ऑन ए बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो n इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अगर किसी ने किसी को दे दिए तो क्या हो जाएगा, प्लस 1e, 1 दिया, 2 दिए, 3 दिए, 4 दे दिए, 5 दे दिए एंड सो ऑन। अगर ले लिए तो दिस इज दे दिए, दे दिए। अगर ले लिए तो क्या होएगा, अगर उसने लिए तो क्या होगा, चार्ज क्या होगा, सोचो खुद ही, 1e -2e -3e -4e -5e एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो ये प्लस माइनस लेन देन की बात करता है। एन की वैल्यू आपके नेचुरल नंबर हैं और ई इज इक्वल टू, हाँ वो मैंने लिखा ही नहीं, एंड ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज ई। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि कई बार हम यूँ बोलते हैं कि चार्ज तो फ्रैक्शन में होता है जी, क्यों नहीं होता, होता है। तो वो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक्चुअली में वो भी होल्ड नहीं करता। वो कैसे, अगर आप HEP यानी हाई एनर्जी फिजिक्स को देखेंगे तो वहाँ पे एक बात आती है कि जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो किसके बने हैं, क्वार्क्स के। चलो थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं आपको। वो क्वार्क्स आपके कैसे हैं, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप बॉटम, ये 6 किस्म के आपके पास क्वार्क हैं। अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप बॉटम। और इसका चार्ज होता है जी +2/3e +2/3e और इसका भी +2/3e और इसका होता है जी -1/3e, इसका भी -1/3e और इसका भी -1/3e। अब आपका प्रोटॉन जो बनता है, लड़ा से कि ये प्रोटॉन है और ये बनता है 2 अप क्वार्क से और 1 डाउन से। ये क्वार्क्स हैं, 2 अप, ये अप, 2 अप हुए तो कितना हुआ 2/3e +2/3e तो -1/3e। तो ये क्या होगा 2 4/3 -1/3 तो ये कितना हो गया 3/3। तो यानी 1e, दिस इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसका मतलब है कि जो प्रोटॉन है वो 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से बनता है। मगर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, वो बड़ी मज़ेदार बात है कि ये जो क्वार्क्स हैं इंडिविजुअली ये एग्जिस्ट नहीं कर पाते जी। एक आप कहेंगे ये देखो जी ये मेरे पास एक क्वार्क है, मैंने पकड़ के रखा है और इसका चार्ज इतना है। अगर इसका चार्ज इतना है आपने उसको पकड़ के रखा है तो इसका मतलब 2/3e एग्जिस्ट करता है। अगर e एग्जिस्ट करता है, e का कौन सा 2/3 हिस्सा, तो इसका मतलब है 1 जो आपने e लिखा है वो n नहीं है, अब वो आ गया 2/3 ऑफ e 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होल्ड नहीं करेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर हम क्या कहते हैं कि भैया ये क्वार्क्स हैं जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हाँ जब 2 अप और 1 डाउन जुड़ जाते हैं तो वो एक प्रोटॉन को बनाते हैं जिसका चार्ज आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और वो एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से आप डाउन को, उसको न्यूट्रॉन को भी देख सकते हैं। इस तरीके से आपका 2 अप 1 डाउन से आपका प्रोटॉन बनता है। अगर आप यूं ले लें, 2 डाउन ले लें और 1 अप ले लें, 2 डाउन ले लिए -1/3e और 1 अप ले लिया +2/3e, तो जनाब ये आपका न्यूट्रॉन को बना देते हैं -2/3e +2/3e, तो ये कैंसल, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो
तो चार्ज जीरो किसका होता है? वो होता है न्यूट्रॉन का। तो इसलिए हम कहते हैं प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं, और वो 6 किस्म के होते हैं, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रिंग, टॉप, बटन। मगर इसका ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वार्क्स होते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते इंडिविजुअली, ठीक है जी। मगर जब 2 अप और एक डाउन मिलते हैं तो फिर वो एग्जिस्ट करते हैं एज ए होल, और वो प्रोटॉन को बनाते हैं जिसका चार्ज ई होता है, ठीक है जी। तो देन कम्स योर नेक्स्ट एडिशन ऑफ चार्जेस। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ये छोटी सी बात है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, कोई बड़ी नहीं है। फिर उसके बाद हम थर्ड देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसी को देख लेते हैं, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। सेकेंड, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। देखिए इसको बड़ा इजी है कि मानो मेरे पास ये कोई रॉड है, यूं देखो, और इसके मैंने 3 हिस्से कर दिए। 3 के भी चलो 3 हिस्से काफ़ी हैं, 3 हिस्से कर दिए, और इस हिस्से को मैंने किसी चीज़ के साथ रब कर दिया। किसी चीज़ के साथ, मान लो कि ये ग्लास रॉड है, तो ग्लास रॉड के साथ मैंने इस हिस्से को रब किया, इतने इतने हिस्से को। तो जब मैंने ग्लास रॉड को सिल के साथ रब किया तो ये हिस्सा पॉजिटिव हो गया, ठीक है जी। अब इस हिस्से को यहाँ से लेके यहाँ तक जो हिस्सा है उसको मैंने ग्लास रॉड के साथ, सिल के साथ रब कर दिया। ये मानो मेरे पास कोई ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है, और इस हिस्से को, ये इतना जो हिस्सा है, इसको मैंने किसी और मटेरियल के साथ रब कर दिया। ऐसे मटेरियल के साथ रब कर दिया कि जिसका वर्क फंक्शन क्या है, ज़्यादा है। उस केस में क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन, उसका वर्क फंक्शन कम है, सॉरी उसका वर्क फंक्शन कम है और इसका ज़्यादा, तो इस केस में ये नेगेटिव हो गई, ठीक है जी। और इस हिस्से को मैंने किसी और चीज़ के साथ रब कर दिया, तो मानो कि इस केस में भी वो क्या हो गई जी, नेगेटिव हो गई, नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि इस पूरी ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज क्या होएगा, इसके ऊपर जो इस पोर्शन के ऊपर चार्ज आया वो मानो Q1 है, वो पॉजिटिव है, और इस पोर्शन के ऊपर जो चार्ज आया वो Q2 है, वो मान लो नेगेटिव है, जैसे कि हमने कहा। और इसको मैंने मान लिया 3, और इस पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर, ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज आया उसको नाम दे दिया Q, ठीक है जी। तो अब कंडीशन क्या बनेगी, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी is the algebraic sum of all the charges exist on the body। और कुछ नहीं है कि टोटल चार्ज जो इस बॉडी पे होगा वो क्या होगा, जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं, मतलब अलग अलग लोकेशंस के ऊपर जो चार्जेस हैं, उन सभी चार्जेस को आप एल्जेब्रिक सम कर लो। अब एल्जेब्रिक सम क्यों बोला, क्योंकि चार्ज तो जी स्केलर क्वांटिटी है, और जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको एल्जेब्रिकली जमा किया जाता है, ना कि वेक्टर तरीके से जमा किया जाता है। जैसे आप वेक्टर में देखते होंगे कि जब कोई 2 वेक्टर के बीच का एंगल आ जाए, 30 डिग्री आ जाए या थीटा आ जाए, तो हम लिखते थे एक वेक्टर का स्केयर दूसरे वेक्टर का स्केयर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। वो सिचुएशन यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि वो कहानी थी वेक्टर के एडिशन के लिए। ये स्केलर है तो स्केलर को सीधा सीधा जमा कर देते हैं हम लोग, तो इसीलिए कहते हैं कि एल्जेब्रिकली जमा किया जाता है। तो हम कहते हैं इट स्टेट्स दैट कि टोटल चार्ज या नेट चार्ज, यूँ लिखिए, नेट चार्ज ऑन ए body is equal to the algebraic sum of all the charges algebraic sum of all the charges located at different locations of the body। डिफरेंट लोकेशंस है ना, अलग अलग लोकेशंस पे हैं, डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। देखिए अगर ये +2 कूलम हुआ मान लो, और ये -3 कूलम हुआ, और ये -4 कूलम हुआ, तो फिर कहानी क्या होएगी वो मैं आपको बता। तो इस बॉडी पे चार्ज होगा Q1 + Q2 + Q3, Q1 Q2 + Q3। तो Q1 की वैल्यू हमने जैसा कि माना है कि Q1 की वैल्यू अगर हमारे पास 2 कूलम है, और Q2 की वैल्यू हमारे पास -3 कूलम है, और Q3 की वैल्यू -4 कूलम है, तो टोटल इस बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा 2 कूलम
-7 कूलम इज इक्वल टू -5 कूलम। तो ये होगा कि इस पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा। तो दिस इज़ कि हमने एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझा कि किसी बॉडी के ऊपर क्या होगा, टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज इस बॉडी के ऊपर हो जो होगा वो होगा कि डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो चार्जेस है उसका एडिशन, एल्जेब्रिक सम। तो चलिए इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं कि लेट Q1, Q2 and Q3 represents charges at different locations of the body and Q represents net charge, जो टोटल चार्ज होगा। तो देन Q आपका क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये हो जाएगा जी आपका जनरल फॉर्म। हाँ, तो ये तो कहानी हुई कि जब आपके पास चार्जेस 3 हैं, Q1, Q2 और Q3, अगर बहुत सारे चार्जेस होंगे तो फिर उसके लिए आप लिख सकते हैं फॉर n चार्जेस, इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं तो उसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर n चार्जेस के लिए कहानी क्या रहेगी, वो रहेगी कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 प्लस Qn। तो जिसे हम क्या लिख सकते हैं, सुमेशन Q और I की वैल्यू 1 से स्टार्ट और कहाँ तक, n तक। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एडिशन ऑफ चार्ज। देन कम्स हमारा लास्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो वो उसके बारे में क्या देखते हैं कि उसे भी हम देख लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है। लेट अस सी थर्ड पार्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है। कंजर्वेशन, किसी चीज़ को हम कंजर्वेशन कैसे लिखते हैं, किस तरीके से। तो हमारा थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की कंजर्वेशन है जी। देखो जी, एक बात देखिए आप, जो कंजर्वेशन है ना, किसी का भी कंजर्वेशन हो जाए, जैसे कंजर्वेशन लॉज है हमारे पास, है एनर्जी है, लीनियर मोमेंटम है, चार्ज है और एंगुलर मोमेंटम है, ये 4 लॉज हैं हमारे पास। तो कंजर्वेशन किसी भी चीज़ का होगा तो इसका ध्यान रखिए कि क्वांटिटी बिफोर एक्शन इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू क्वांटिटी आफ्टर एक्शन। क्वांटिटी आफ्टर एक्शन, कोई भी क्वांटिटी, चाहे वो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, तो चाहे वो क्या है, एनर्जी है, चाहे वो क्या है, चार्ज है, तो चाहे वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। देखिए यही, ठीक है जी। तो क्वांटिटी बिफोर एक्शन, अगर मैं बोलूँ लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, तो आपको समझ आना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम को P से लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। ये कहानी है एक्चुअली में लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की। अगर मैं बोलूं कि एनर्जी का कंजर्वेशन, तो आपको ध्यान रखना है एनर्जी बिफोर इनिशियल एनर्जी यानी बिफोर एक्शन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। अगर मैं चार्ज की बात करूं, इसका मतलब है इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम को L से लिखा जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। तो ये हमारी कहानी है कि किसी भी क्वांटिटी का जब हम कंजर्वेशन करते हैं ना,
तो उसे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कंजर्वेशन मीन्स क्वांटिटी बिफोर एक्शन इज इक्वल टू क्वांटिटी आफ्टर एक्शन। अब इसमें आपको देखना है कि एक्शन क्या है। जैसे एक्शन कुछ नहीं है, जैसे आपने ग्लास रॉड को सिल के साथ रब नहीं किया, दिस इज चार्ज बिफोर एक्शन, उस वक्त दोनों का न्यूट्रल था। जब आपने रब कर दिया, रबिंग क्या है, दिस इज एक्शन। जैसे मेरे पास ये चाक है, ये चाक यहाँ पे पड़ा है, तो इसके पास मानिए कि एनर्जी जीरो है। आप कहेंगे सर हाथ हटा दीजिए, ये नीचे गिर जाएगा, तो इसके पास एनर्जी अभी जीरो नहीं है। मान लीजिए कि ये धरती पे है, अगर मैं नीचे रखूँ तो शायद आपको दिखाई ना दे, तो इस करके मैंने मान लीजिए जो मेरा हाथ है दिस इज़ ग्राउंड, तो अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ, यहाँ पे इसके पास एनर्जी अभी है जीरो, तो यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं तो वर्क डन होता है, तो वो इसकी वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब ऊपर से रिलीज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब वो इसको हिट करता है तो दैट काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, क्योंकि इसको हिट करेगा तो हीट पैदा होगी। साउंड एनर्जी, क्योंकि जब हिट करेगा तो साउंड भी पैदा होगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से है कि साथ में वर्क डन भी हो सकता है चाक टूट जाए, क्योंकि वर्क डन होगा तो ये चाक टूट जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि कोई भी क्वांटिटी बिफोर एक्शन, इधर एक्शन क्या है, ये इधर ही पड़ा है, तो जब मैंने इसको उठाया दैट इज एक्शन। तो इसी तरीके से हम सभी क्वांटिटीज को इसी तरीके से देखते हैं, क्वांटिटी बिफोर एक्शन इज इक्वल टू क्वांटिटी आफ्टर एक्शन। तो चलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज का कंजर्वेशन है कि इसका मतलब है चार्ज बिफोर एक्शन इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर एक्शन। ठीक है जी, तो इसको कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले तो आप इसे यूं लिखिए कि इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन ए बॉडी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या रहता है जी, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज दैट कि मैंने इस ग्लास रॉड को रब किया सेल के साथ, तो ग्लास रॉड पॉजिटिव होगी। अब सोचो मैंने इस ग्लास रॉड को किसी ऐसे सिस्टम में रख दिया, यहाँ पे वैक्यूम है, मीन्स इसका हवा के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। यूं मान लीजिए इसको मैंने स्पेस में पहुंचा दिया, तो आप इसे 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, इवन कि सालों के बाद भी देखेंगे, जितना चार्ज ग्लास रॉड के ऊपर आपकी रबिंग से पैदा हुआ था वो चार्ज अभी भी मेंटेन है, वो अभी भी बरकरार है। आप यही कंडीशन धरती पे भी पैदा कर सकते हैं। कोई परफेक्ट वैक्यूम तैयार कीजिए, तो वहाँ पे किसी चीज़ को रब करके वहाँ पे रख दीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि टाइम के साथ, टाइम गुजरता जाएगा, मगर उस बॉडी के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, वो बरकरार रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो मेंटेन रहेगा, वो बना रहेगा। ठीक है जी, मगर जब उसी बॉडी को, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को मैंने सिल्क के साथ रब किया और हवा के कांटेक्ट में रखा, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज नहीं रहा। जैसे इसके ऊपर चार्ज था तो वो कागज के पीसेस को खींच रहा था। मैंने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया और कागज के पीसेस के पास लाया, तो वो कागज के पीसेस को खींच रहा था। क्यों खींच रहा था? इंडक्शन करके, जैसे मैंने पीछे बताया। तो अगर हम इसी ग्लास रॉड को आइसोलेटेड सिस्टम में रख दें, आइसोलेटेड सिस्टम मींस किसी के साथ उस वक्त इस ग्लास रॉड का कांटेक्ट नहीं है, हवा नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, उस वक्त इस बॉडी के ऊपर चार्ज मेंटेन रह गया, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव था, आगे पीछे इसके कोई नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलने वाले नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं तो इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा जी, मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और हम कहेंगे कि इस बॉडी, ये बॉडी अब आइसोलेटेड हो गई है तो इसके ऊपर चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, चार्ज ऑन ए बॉडी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इसका ध्यान रखिएगा, सिस्टम कैसा है जी, आइसोलेटेड सिस्टम, रिमेन्स कांस्टेंट। सेकंड, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, but can be transferred from one body to another। देखिए इसमें क्या है
कि चार्ज को ना तो आप पैदा कर सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, जस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर उसी एग्जांपल पे आते हैं, ये हमारी ग्लास रॉड है। इसका मतलब तो यही है ना, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इसको आप पैदा नहीं कर सकते ना इसे ख़त्म कर सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। देखिए मानिए कि ये मेरे पास ग्लास रॉड है, इसको मैंने सिल्क के साथ रब किया, तो हुआ क्या, ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और सिल्क ने गेन कर लिए। ग्लास रॉड भी चार्ज हो गई और सिल्क भी चार्ज हो गई, ये पॉजिटिव हो गई और वो नेगेटिव हो गई। तो जब हमने रब नहीं किया था तो इसके ऊपर भी चार्ज जीरो था और सिल्क के ऊपर भी चार्ज जीरो था। मीन्स टोटल चार्ज बिफोर एक्शन के रबिंग वो जीरो था। तो उसके बाद क्या हुआ, रबिंग के बाद जितनी ये पॉजिटिव हो गई इतनी सिल्क नेगेटिव हो गई। ठीक है जी। तो चार्ज को ना हमने पैदा किया है ना खत्म किया, जस्ट ट्रांसफर किया है। कहाँ से, ग्लास रॉड से सिल्क पे। इसका मतलब है कि इसका वर्क फंक्शन कम रहा होगा और सिल्क का वर्क फंक्शन ज़्यादा रहा होगा। तो वही कहानी आ गई कि जिसका वर्क फंक्शन कम, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा, वो क्या क्या करते हैं वो उसका आपको पता है। इसको चलो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। चलो इसी एग्जाम्पल को लिख लेते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। मानिए कि ये मेरे पास कोई ग्लास रॉड है, ठीक है जी, इसका चार्ज क्या है जी, जीरो। और मैंने एक सिल्क का कपड़ा ले लिया, ये क्या है जी, सिल्क का कपड़ा है, इसका भी चार्ज क्या है जी, जीरो। तो अब मैंने क्या किया, इनको रब कर दिया। ऑन रबिंग के बाद क्या होगा जी, ये ग्लास रॉड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कितनी पॉजिटिव हो गई, लड़ा से कि 4 पॉजिटिव हो गई। ये हमारी आ गई ग्लास रॉड, क्या है जी, ये है हमारी ग्लास रॉड। और हमारी सिल्क क्या हो गई जी, ये हमारी सिल्क मान लीजिए, ये 4 पॉजिटिव हो गई तो ये 4 नेगेटिव हो गई। अब देखिए बिफोर, ये एक्शन है, रब क्या है, एक्शन है। मैंने क्या कहा था, बिफोर एक्शन तो ये हुआ ना, ये बिफोर एक्शन क्या हुआ, इसका चार्ज क्या है, जीरो, इसको भी जीरो मान लो और इसको भी चार्ज क्या है, जीरो। तो टोटल बिफोर एक्शन चार्ज क्या हुआ, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। बिफोर एक्शन तो चार्ज जीरो हुआ क्योंकि ये भी जीरो दोनों को जमा किया तो आया जीरो। अब एक्शन के बाद ये कितना हो गया जी, +4 और ये क्या हो गया जी, -4। तो टोटल चार्ज कितना हो गया इसका, इसको यूं लिख सकते हो टोटल चार्ज या नेट चार्ज। तो नेट चार्ज कितना हो गया, +4 तो -4 कूलम, ठीक है जी, +4 -4 कूलम तो जीरो। यानी कहने का मतलब है कि बिफोर रबिंग भी जीरो था और आफ्टर रबिंग भी क्या है, जीरो है। तो हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ठीक है जी। इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, बस यही कहानी है। ये एक एग्जांपल तो आपने ये देख ली कि जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो आप यूं लिख सकते हैं इसे, व्हेन ए ग्लास रॉड is rubbed with silk, it loses some electrons and the equivalent and the same amount of electrons are gained by silk, ठीक है जी। तो it means charge is conserved, it means charge is conserved in this process, जनाब इस प्रोसेस में क्या रहा, चार्ज कंजर्व रहा। जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो इसने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किसने कर दिए, सिल्क कर दिए। इसका मतलब चार्ज बिफोर रबिंग इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर रबिंग, यानी चार्ज बिफोर एक्शन इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर रिएक्शन। तो चलिए इसके बाद हम कुछ एक आधी एग्जांपल और देख लेते हैं। वो क्या है, वो है आपकी कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर किसी सोडियम क्लोराइड को डालते हैं तो क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल सेकंड पार्ट ले लीजिए। मानिए कि मेरे पास कोई सोडियम क्लोराइड है
इसको हम किसी एक्व सोल्यूशन में डालते हैं तो यानी ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, तो ये क्या बन जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। देखिए तो बिफोर एक्शन ये एक्शन है कि हमने उसको डाल दिया है, इंक्लूड कर दिया। जैसे कोई कंटेनर मान लीजिए, उसके अंदर सोल्यूशन है, उसके अंदर हमने कुछ सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड डाल दिया तो वो इसमें तब्दील हो गया, आयंस में बदल गया। तो इसका चार्ज क्या है 0, इसका चार्ज और इसका चार्ज, दोनों का चार्ज कुल मिला के 0। तो बिफोर एक्शन इसका चार्ज रहेगा कि 0, तो आफ्टर एक्शन क्या होगा, ये +1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 0। यानी चार्ज बिफोर एक्शन इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर एक्शन। इसकी और भी एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यूरेनियम का केस। जैसे देखिए आपके पास कोई यूरेनियम है 92 to 35, इसको हमने एक न्यूट्रॉन दे दिया, ठीक है जी। अब ये टूट जाएगा, फिशन रिएक्शन है आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में। ये बन जाता है बेरियम में प्लस क्रिप्टॉन में और प्लस साथ में 3 न्यूट्रॉन निकालता है और साथ में निकालता है एनर्जी, ठीक है जी। एनर्जी के तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसका मतलब ये आपको पता है ये एटॉमिक नंबर होता है, चार्ज की बात ये करता है, इसका चार्ज 0 है। तो टोटल चार्ज ये रहा इनिशियल चार्ज। एक्शन क्या है कि जब न्यूट्रॉन इसको हिट करेगा यूरेनियम को, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये हमारे पास यूरेनियम है 92 to 35, और जब इसको न्यूट्रॉन ने हिट किया तो जनाब ये टूट गया। बेरियम और क्रिप्टॉन में यूँ लिख लीजिए, ये रहा बेरियम और ये रहा क्रिप्टॉन, ये डॉटर न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, और ये आपके जनाब 3 न्यूट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है जी। ये इस तरीके से रिलीज़ करता है 3 न्यूट्रॉन प्लस साथ में एनर्जी भी आती है। क्यू को एनर्जी लिखता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज की रिप्रेजेंटेशन भी मैं क्यू लिख रहा हूँ, तो एनर्जी लिख दी। अब यहाँ पे देखिए इसके पास चार्ज, ये एटॉमिक नंबर आपको पता है कि एटॉमिक नंबर चार्ज की रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसका चार्ज इनिशियल चार्ज यानी टूटने से पहले, यानी चार्ज बिफोर एक्शन क्या हुआ 0 + 92, तो इनिशियल चार्ज हुआ 92। अब उसके बाद का चार्ज देखिए, ये चार्ज है बेरियम का, और इसके पास 3 न्यूट्रॉन तो है मगर न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं है, इसका भी चार्ज नहीं है और इसका भी चार्ज नहीं है। तो फाइनल चार्ज क्या होगा, वो होगा आपका 56 + 36। तो ये देखिए 6 और 6 12, 5 3 8 और 1 9, यानी चार्ज फाइनल भी आपका 92 है और चार्ज इनिशियल भी आपका 92 है। यानी कि फिशन प्रोसेस में आपका जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है, टूटने से पहले भी 92 और टूटने के बाद भी 92। कौन टूटा, यूरेनियम टूटा। कब टूटा, जब उसे न्यूट्रॉन से हिट किया। 2 पार्टिकल में, 2 छोटे-छोटे पार्टिकल नहीं, 2 छोटे-छोटे एलिमेंट्स में टूटा, जिसे हम डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं, और साथ में 3 न्यूट्रॉन रिलीज करता है, साथ में एनर्जी रिलीज करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर यूरेनियम का फिशन ऑफ यूरेनियम।